हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम मारवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे। मध्यकालीन समय के अंदर जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ों की उत्पत्ति अथवा राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भाटियों की पोथियों को देखें तो भाटियों की पोथियों से हमें जानकारी होती है कि जो राठौड़ है वह हिरण्यकश्यप के संतान थे। किसके संतान थे? हिरण्यकश्यप के संतान थे। जबकि जो जोधपुर राज्य की खात है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि राठौड़ों की उत्पत्ति बेसिकली जो राजा थे विश्ववतमान उनके पुत्र बृहदबल से हुई ही। किनसे हुई थी? विश्ववतमान के पुत्र बृहदबल से। जबकि दयालदास ने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है तथा उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण मानी है। एक ब्राह्मण भल्लव राव के संतान मानी है। किसके संतान मानी है? भल्लव राव के संतान मानी है। जबकि मुहनोत नैन्सी ने मारवाड़ के जो राठौड़ है उनको कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कहाँ से आने वाली शाखा? कन्नौज से जो है इनकी उत्पत्ति बताई। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इनको सूर्यवंशी माना है। तो राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है, जो कुछ प्रचलित मत है। पहला मत तो अभी हमने समझा। एक मत कहता है कि उनकी उत्पत्ति हिरण्यकश्यप के संतान के रूप में है। जोधपुर राज्य की खात में इन्हें राजा विश्ववतमान के पुत्र बृहदबल से उत्पन्न माना गया है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है एवं उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण भल्लव राव के संतान के रूप में बताया है। मुहनोत नैन्सी ने राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा के रूप में बताया है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है। इतने सारे मतों के बावजूद अधिकांश जो विद्वान है वह राठौड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट वंश था, दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट वंश था उससे मानते हैं। ठीक है, तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। उसमें सबसे जो प्रचलित मत है वो मत है इनकी दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से उत्पत्ति। अब सबसे पहले अगर कोई शासक आया था राठौड़ों का तो उसका नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? राव सिंहा। राव सिंहा जो है यह सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना करी, इसलिए इन्हें राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल थे उनके वंशज माने जाते हैं, और पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनकी सहायता करने के लिए ये मारवाड़ के अंदर आए थे। इन्होंने अपनी राजधानी बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़, उसे बनाया। इनकी मृत्यु के बाद में इनकी जो छतरी है वह बिठू पाली के अंदर जो है वो स्थापित की गई। तो स्टार्टिंग के अंदर राठौड़ों की राजधानी जो है वो बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर थी, और राठौड़ों की जो संस्थापक थे, जो आदि पुरुष थे, उनका क्या नाम था? राव सिंहा। राव सिंहा के बाद में प्रतापी शासक आए राव मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने राजधानी खेड़ से शिफ्ट करके कहाँ कर दी? मेवानगर बाड़मेर। कहाँ कर दी? मेवानगर बाड़मेर। तो अभी तक राठौड़ों की राजधानी कहाँ है? बाड़मेर वाले इलाके के अंदर है। मल्लीनाथ जी जो है वो पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी है, और मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को जो है वो मालानी कहा जाता है। मालानी एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन भी चलती है। जो बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी के कारण ही क्या कहलाता है? मालानी कहलाता है। राव मल्लीनाथ जी के समय ही पश्चिमी राजस्थान के अंदर गिंदोली के जो गीत है वो प्रचलित हुए थे। गिंदोली के गीत जो है वो बेसिकली गणगौर के ऊपर गाए जाते हैं। राव मल्लीनाथ के बाद में आए राव दूहड़। कौन आए? राव दूहड़। राव दूहड़ जो है यह अपनी कुलदेवी माता, जिनका नाम था नागणेची माता, उनकी मूर्ति लेकर आते हैं, और नागणेची माता की मूर्ति को नगाना एक जगह पड़ती है जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है, वहां पर स्थापित करवाते हैं और वहां पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। राव दूहड़ के ही छोटे भाई थे जिनका नाम था राव धांधल। क्या नाम था? राव धांधल। इनके पुत्र का नाम था पाबूजी, जो कि पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता के रूप में है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि राजस्थान का जो जोधपुर क्षेत्र वाला इलाका है और इसके आसपास का जो क्षेत्र वाला इलाका है यह मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का शासन था। राठौड़ की उत्पत्ति अलग अलग बताई गई है। कुछ इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी बताते हैं, कुछ इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण बताते हैं, कुछ इनकी उत्पत्ति कन्नौज के गढ़वाल वंश से बताते हैं, जबकि कुछ इनके दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश से बताते हैं। पर जो सर्वाधिक सर्वमान्य मत है वह इनकी उत्पत्ति राष्ट्रकूट वंश से जो है वो संबंधित बताता है।
सबसे पहले अपन ने समझा कि राव सिंह आए। राव सिंह ने अपनी राजधानी बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खेड़, उसे अपनी राजधानी बनाया। राव सिंह के बाद में अगले प्रतापी शासक मल्लीनाथ जी आए। मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर में ही अपनी राजधानी मेवानगर को बनाया। मल्लीनाथ जी के बाद में प्रतापी शासक आए राव दूहड़। राव दूहड़ ने बाड़मेर के नगाना के अंदर जो है वो नागनेची माता की मूर्ति की स्थापना करवाई। तो अभी तक हमने ये समझा कि स्टार्टिंग के अंदर जो राठौड़ थे वो किस तरफ थे, मोर ओवर बाड़मेर वाली तरफ थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगले प्रतापी शासक जिनका नाम है राव चुंडा। क्या नाम है? राव चुंडा। राव चुंडा का जो टाइम पीरियड है वह लगभग 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी के मध्य था। राव चुंडा मेवाड़ के राणा लाखा के समकालीन थे। राव चुंडा की शादी जो प्रतिहार की एक इंदा शाखा थी उनकी राजकुमारी से हुई, और राव चुंडा को दहेज के अंदर मिला मंडोर। दहेज के अंदर क्या मिला? मंडोर। तो मंडोर जो है ये जोधपुर के जस्ट पास में स्थित है। वर्तमान में अगर आप जोधपुर जाओगे तो लगभग उससे 10-12 किलोमीटर दूर आपको मंडोर दिखेगा। तो कुल मिला के अब जब इनको मंडोर मिल गया तो बाड़मेर से ये किधर शिफ्ट हो गए? मंडोर वाली साइड, जो मंडोर वाली तरफ है उस तरफ शिफ्ट हो गए। और अब इनकी राजधानी कहाँ आ गई? मंडोर आ गई। तो राजधानी मेवानगर से कहाँ शिफ्ट हो गई? मंडोर। राव चुंडा की जो रानी थी उसका नाम था चांद कंवर, और राव चुंडा ने अपनी रानी चांद कंवर के लिए है वो जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। लगभग 1423 ईस्वी में पुंगल बीकानेर में जो भाटी थे उन्होंने धोखे से जो है वो चुंडा की क्या कर दी? हत्या कर दी। चुंडा का एक तो बेटा था जिसका नाम था कान्हा, और चुंडा का एक बेटा और था जिसका नाम था रणमल। तो एक तो था कान्हा और दूसरा था रणमल। तो राव चुंडा क्या करते हैं? अपने छोटे बेटे कान्हा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, और इनकी जो एक बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई, उसकी शादी इन्होंने की थी मेवाड़ के जो राणा लाखा थे उनके साथ। तो ये जो दूसरा बेटा था रणमल, यह अपनी बहन हंसाबाई के साथ मेवाड़ में चला जाता है। हंसाबाई के साथ कहाँ चला जाता है? मेवाड़ में चला जाता है। और जब हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तब हमने समझा भी था कि कैसे हंसाबाई का जो बेटा हुआ था मोकल, रणमल उसका संरक्षक था। मोकल के बाद में रणमल जो है वो कुछ समय के लिए कुंभा का भी संरक्षक रहा, लेकिन फिर बाद में रणमल का प्रभाव बढ़ने की वजह से रणमल की हत्या जो है वो मेवाड़ वाले चुंडा ने करवा दी थी भारमली नामक दासी की सहायता से। तो ये सब चीजें यहाँ पर वापस से मैंने लिखी है कि मोकल के समय ये उनके संरक्षक भी थे, लेकिन चुंडा के बाद में जब कुंभा के समय चुंडा वापस आ गया तो जो है वो रणमल की हत्या करवा दी गई। जब रणमल की हत्या करवाई गई तो उसके बाद में इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था कुंभा, जिसका नाम था जोधा। जिसका क्या नाम था? जोधा। तो अपने पिता रणमल की हत्या के बाद में जोधा जो है वो बीकानेर के पास एक जगह पड़ती है काहुनी, वहां चले गए और वहां जाकर शरण ली। बाद में जब आवल बावल की संधि हुई, आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में, जो कि जोधा और कुंभा के बीच में थी, अर्थात मारवाड़ एवं मेवाड़ के बीच में थी। आवल बावल की संधि के अंदर एक शर्त यह भी थी कि मंडोर जो है वो जोधा को वापस दे दिया जाएगा। और आवल बावल की संधि के बाद में जोधा जो है वो कहाँ का शासक बनेगा? मंडोर का शासक बनेगा। और जोधा किसकी स्थापना करेगा? जोधपुर की स्थापना करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक बार वापस से क्विक रिवीजन करते हैं। चुंडा के समय चुंडा को मंडोर दहेज में मिला। चुंडा का एक बेटा था कान्हा, दूसरे बेटे का नाम था रणमल। चुंडा ने अपने छोटे बेटे कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रणमल अपनी बहन के साथ कहाँ चला गया? मेवाड़ के अंदर चला गया। कुछ समय के बाद में मेवाड़ के शासकों की सहायता से वो कान्हा को हटा के कहाँ का शासक बन जाता है? मंडोर का शासक बन जाता है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मेवाड़ के अंदर है। रणमल के बाद में उसका बेटा था जिसका नाम था जोधा। रणमल के बेटे का क्या नाम था? जोधा शासक बनेगा। लेकिन होता क्या है कि रणमल की हत्या के बाद में मेवाड़ वाले जो होते हैं वो मंडोर के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर आवल बावल की संधि होती है, और आवल बावल की संधि के अंदर एक शर्त होती है, उसके द्वारा जोधा को जो है वो मंडोर वापस दिया जाता है। तो अब जोधपुर का शासक कौन बन गया? अर्थात अब मारवाड़ का शासक कौन बन गया? मंडोर। अभी तक जोधपुर की स्थापना हुई नहीं है। जोधपुर की स्थापना कौन करेगा? राव जोधा करेगा। तो पढ़ते हैं हम राव जोधा के बारे में। राव जोधा का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। यह रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में अपन ने पता है कि चित्तौड़ के अंदर
रणमल की हत्या कर दी गई और रणमल की हत्या के बाद में जोधा ने जो है वो बीकानेर के काहुनी के पास में जो है वो शरण ली, खुद को संगठित किया और संगठित करने के बाद में जब 1453 ईस्वी के अंदर आवल बावल की संधि हुई तो आवल बावल की संधि के बाद में जोधा को जो है वो मंडोर वापस दे दिया गया। 1459 ईस्वी के अंदर जोधा जोधपुर की स्थापना करता है और यहाँ पर एक मेहरानगढ़ का किला का निर्माण करवाता है। डायग्राम में आपको मेहरानगढ़ का किला दिख रहा होगा। तो जोधा ने 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर की स्थापना करी, यहाँ पर मेहरानगढ़ के किले का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ का किला जो है यह जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किले की नींव जोधा की जो धर्म बहन थी जिनका नाम था करणी माता, जो कि एक लोक देवी के रूप में भी जो है वो पूजी जाती है, उन्होंने रखी थी। 1460 ईस्वी में जोधा ने जो है वो मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जोधा की एक रानी थी जिसका नाम था जसमादे। तो जोधा ने अपनी रानी जसमादे के लिए जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। कौन से तालाब का निर्माण करवाया? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को भी हराया था। जोधा का एक बेटा था जिसका नाम था बिका। बिका अपने पिता जोधा से किसी बात पर नाराज हो जाता है और जाकर के किसकी स्थापना करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। तो बीकानेर की स्थापना जो है वो जोधा के बेटे बीकानेर ने की थी। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। जोधपुर का क्या मानते हैं? प्रथम प्रतापी शासक। जोधा के बाद में अगले जो प्रतापी शासक आएंगे जिनका नाम था राव मालदेव। मालदेव का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1531 ईस्वी से 1562 ईस्वी के समकालीन है। मालदेव मेवाड़ के तत्कालीन शासक सांगा के समकालीन थे। मालदेव के पिता का नाम गांगा था। मालदेव अपने पिता को हत्या करके जो है वो मारवाड़ के शासक बनते हैं, इसीलिए मालदेव को पितृहंता शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता शासक भी कहा जाता है। राव मालदेव ने अपने पिता गांगा की तरफ से जो है वो जब खानवा का युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के बीच में, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो मारवाड़ की तरफ से जो सेना का नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे? मालदेव कर रहे थे। मालदेव की माता का नाम पद्मा कुमारी था। यह सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। मालदेव का जब राज्याभिषेक हुआ तो मालदेव के पास खाली दो परगने थे, एक था जोधपुर और दूसरा था सोजत। कालांतर में मालदेव जो है वो लगभग 52 युद्ध करता है और लगभग 58 परगने जीत लेता है। तो मालदेव बेसिकली जो है एक प्रतापी शासक थे। कुछ प्रमुख युद्ध की बात करें जो कि मालदेव ने लड़े थे, तो 1533 ईस्वी के अंदर इसने जैसलमेर के भाटी शासकों को हरा दिया और उनसे जो है वो फलोदी के ऊपर कब्जा कर लिया। लगभग 1535 ईस्वी के अंदर नागौर के दौलत खां को पराजित कर दिया और नागौर के ऊपर कब्जा कर लिया। नागौर के कुछ क्षेत्रों पर जो है वो बेसिकली कब्जा किया। 1536 ईस्वी के अंदर इन्होंने सीरवियों को हरा दिया और बिलाड़ा के ऊपर अधिकार कर लिया। बिलाड़ा जोधपुर के पास स्थित एक क्षेत्र है, परगना है। 1538 ईस्वी के अंदर इन्होंने डूंगर सिंह को हराया और डूंगर सिंह को हरा करके सिवाना के ऊपर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी के अंदर वीरा सिंधल को हरा करके भाद्राजून जो कि जालोर के पास स्थित है और रायपुर पर जो है वो अधिकार कर लिया। सिकंदर खां को परास्त करके इन्होंने जालोर पर कब्जा कर लिया। अब आप एक चीज सोचो कि जब मालदेव शासक बने थे तब इनके पास खाली दो परगने थे, जोधपुर और सोजत। कालांतर में इन्होंने युद्ध लड़े और युद्ध लड़के इन्होंने फलोदी को, नागौर के कुछ क्षेत्र को, बिलाड़ा को, सिवाना को, भाद्राजून को, रायपुरा को और जालोर को, इतने सारे क्षेत्र को जो है वो जोधपुर के अंदर मिला दिया। 1542 ईस्वी के अंदर मालदेव मेड़ता पर भी अधिकार कर लेता है। मेड़ता का जो राजा था उस समय उसका नाम था वीरमदेव और मालदेव का मेड़ता के ऊपर अधिकार करने का कारण जो था वो एक हाथी था और उस हाथी का नाम था दरियाजोश हाथी। तो इस हाथी को लेकर मालदेव और मेड़ता के शासक वीरमदेव के मध्य कुछ मतभेद हो गए थे। उसकी वजह से मालदेव ने मेड़ता के ऊपर अटैक कर दिया और मेड़ता के ऊपर कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बाबर के बाद में हुमायूं बैठता है गद्दी के ऊपर और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं परास्त हो जाता है और अफगान शासक ये जो शेरशाह सूरी था ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था।
तो मेड़ता का जो शासक है वीरमदेव, यह सहायता लेने के लिए किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया। अच्छा, मेड़ता पर अधिकार करने से पहले 1541 ईस्वी के अंदर मालदेव जो है वो बीकानेर के ऊपर भी अटैक कर देता है। और उस समय बीकानेर के जो शासक थे उनके नाम थे राव जेत सिंह। क्या नाम था? राव जेत सिंह। तो मालदेव का बीकानेर के शासक के साथ युद्ध होता है, जिसे हम पाहेबा अथवा साहेबा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध लगभग 1541 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर जैत सिंह जो है वो लड़ता हुआ मारा जाता है, बीकानेर का शासक। और मालदेव जो होता है वो बीकानेर के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। बीकानेर के ऊपर अधिकार करने के बाद में मालदेव कुंपा को बीकानेर का शासक बनाता है। कुंपा मालदेव का सेनापति था। तो पाहिबा और साहिबा युद्ध के अंदर बीकानेर को जीतने के बाद में राव जेत सिंह की तो हत्या हो गई। और राव जेत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था? कल्याणमल। कल्याणमल भी जो है वो सहायता लेने के लिए कहाँ चले गए? शेरशाह सूरी के पास चले गए। तो कहानी ये है कि मालदेव ने अपने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। उसमें से दो प्रमुख क्षेत्र थे, एक का नाम था मेड़ता और दूसरा का नाम था बीकानेर। मेड़ता के विरमदेव को हराया। और विरमदेव भी कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए। बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया। राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई। तो उसका जो पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल, वह भी कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए। तो अब क्या होगा कि शेरशाह सूरी अटैक करेगा मारवाड़ के ऊपर और इनके बीच में एक युद्ध होगा जिसे हम गिरी सुमेल के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गिरी सुमेल युद्ध के नाम से। गिरी सुमेल युद्ध को पढ़ने से पहले एक छोटा सा फैक्ट है जो हम पढ़ लेते हैं। तो मालदेव और हुमायूं के संबंधों के बारे में जो है वो देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि स्टार्टिंग के अंदर बाबर आता है। बाबर के बाद में उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है। हुमायूं जब हुमायूं था तो उसी के समय एक अफगान सरदार था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होते हैं। प्रमुख रूप से जो युद्ध है वो है चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। और लास्ट वाले युद्ध के अंदर जो होता है वो हुमायूं हार जाता है। और हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से हारने के बाद में राजस्थान से होकर गुजर रहा होता है। उस समय जोगी तीर्थ नामक स्थान पर जब वो रुका हुआ होता है तो वो 3 दूत भेजता है मालदेव के पास मदद के लिए। वो 3 दूत कौन कौन से थे? तो एक तो थे मीर समंद, दूसरा था रायमल सोनी और तीसरा का नाम था अतका खां। 3 दूत कौन कौन से थे? मीर समंद, रायमल सोनी और अतका खां। मालदेव जो होता है वो हुमायूं को मदद देने के लिए तैयार भी हो जाता है। और मालदेव हुमायूं को विश्वास दिलाता है कि मैं आपको बीकानेर दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको सैन्य सहायता भी दूंगा शेरशाह सूरी के खिलाफ। लेकिन हुमायूं जो होता है वो मालदेव पर विश्वास नहीं करता। और हुमायूं का एक पुस्तकालय अध्यक्ष था जिसका नाम था मुल्ला सुर्ख। उसके कहने पर वो जो होता है सिंध पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। और अमरकोट के जो शासक थे उस समय जिसका नाम था वीरसाल सोढ़ा। क्या नाम था? वीरसाल सोढ़ा। उनके पास जाकर हुमायूं जो होता है वो शरण लेता है। तो भाई एक पॉसिबिलिटी थी, अगर मान लो हुमायूं और मालदेव दोनों का आपस में तालमेल बैठ जाता तो ये मिलके क्या कर सकते थे? शेरशाह सूरी को हरा सकते थे। तो इस बात को तो हम साइड में रखते हैं, वापस आते हैं। शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए कौन गया हुआ है? शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए गया हुआ है कल्याणमल और वीरमदेव। इधर मालदेव है। तो इनके बीच में अब होगा युद्ध जिसको हम जानते हैं गिरी सुमेल का युद्ध अथवा जेतारण का युद्ध। जेतारण बेसिकली पाली के अंदर एक जगह है। गिरी सुमेल का युद्ध जो होता है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। मालदेव के जो सेनापति थे उनका नाम था जेता और कुंपा। क्या नाम था? जेता और कुंपा। जबकि शेरशाह सूरी की तरफ से कल्याणमल जो कि बीकानेर का शासक था और वीरमदेव जो कि मेड़ता का शासक था वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि शेरशाह सूरी चालाकी करता है। और शेरशाह सूरी की चालाकी के कारण मालदेव जो होता है वो वापस आ जाता है जोधपुर में। और जेता और कुंपा वहीं रहते हैं। हालांकि जेता और कुंपा बहुत बहादुरी से शेरशाह सूरी के साथ लड़ते हैं, लेकिन जलाल खां जलवानी ये शेरशाह सूरी की सहायता करने के लिए आ जाता है। और शेरशाह सूरी जलाल खां जलवानी की सहायता से मालदेव के दोनों सेनापति जेता और कुंपा को हरा देता है। जेता और कुंपा को हराने के बाद में इनका अधिकार हो जाता है। शेरशाह सूरी का जोधपुर के ऊपर अधिकार हो जाता है। और शेरशाह सूरी जो होता है वो जोधपुर खवास खां को सौंप देता है। किसको सौंप देता है? खवास खां को।
देखो, ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है इतना इंपॉर्टेंट युद्ध है क्योंकि इसमें मालदेव के जो सेनापति थे जेता और कुंपा, उनके पास ऑलमोस्ट खाली 12,000 सैनिक थे, जबकि शेरशाह सूरी के पास लगभग 80,000 सैनिक थे। फिर भी जेता और कुंपा ने बहुत कड़ी टक्कर दी थी शेरशाह सूरी की सेना को, और इस युद्ध को शेरशाह सूरी जीत तो लेता है, लेकिन जीतने के बाद शेरशाह सूरी ये कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। भाई, मारवाड़ में तो क्या उगता था? बाजरा ही उगता था, पानी था नहीं, सिंचाई के साधन इतने थे नहीं, तो जो मुख्य फसल थी वो क्या थी? बाजरा थी। तो शेरशाह सूरी का ये जो डायलॉग है वो कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि किस शासक ने ये कहा था अथवा कौन से युद्ध को जीतने के बाद में ये कहा था। अब हम बात करते हैं, मालदेव का एक दरबारी विद्वान भी था जिनका नाम था आशानंद जी। इन्होंने भी इस युद्ध के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। अब जोधपुर के ऊपर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का। तो जब जोधपुर के ऊपर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया तो मालदेव जो है वो चले गए सिवाना। सिवाना जो बेसिकली बाड़मेर में पहाड़ियों के अंदर स्थित एक क्षेत्र है। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहा जाता था। जोधपुर के ऊपर जैसे ही कोई अटैक आता था तो शासक जो होते थे वो शरण लेने के लिए कहाँ जाते थे? सिवाना के ऊपर जाते थे। कालांतर में कुछ समय के बाद मालदेव पुनः जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब मालदेव से संबंधित कुछ और जो दूसरे फैक्ट है वो हम समझते हैं। मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था उमादे। उमादे जैसलमेर के राजा लूनकरण भाटी की पुत्री थी। भारमली नामक दासी के कारण उमादे जो थी वो मालदेव से नाराज हो गई थी और कालांतर में रूठी रानी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुई। उमादे ने कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर भी बिताया था। बाद में यह राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है केलवा, वहां पर इन्होंने जो है अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। मालदेव और मेवाड़ के संबंधों की चर्चा करते हैं। मेवाड़ के संबंधों भी मैंने आपको बताया था कि राणा सांगा के समय मालदेव खानवा के युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मारवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में जब विक्रमादित्य शासक बने, और विक्रमादित्य जब छोटे थे और उस समय जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अटैक किया, तो बहादुर शाह के खिलाफ भी जो है वो मालदेव ने सहायता की थी 1533 ईस्वी के अंदर। विक्रमादित्य के बाद में जब उदय सिंह शासक बने तो स्टार्टिंग के अंदर तो मालदेव ने जो है वो सपोर्ट किया और बनवीर के खिलाफ युद्ध के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, इनको सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई, और उन्हीं की वजह से जो है वो उदय सिंह मेवाड़ के वापस क्या बन सके? शासक बन सके। लेकिन कालांतर के अंदर एक रानी थी, उनको लेकर के जो है वो उदय सिंह के साथ मालदेव का विवाद हो गया। झाली राजनी से मालदेव विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसका विवाद जो है वो किससे हो गया? उदय सिंह से हो गया। इसी कारण मालदेव ने कालांतर में उदय सिंह के खिलाफ अजमेर का जो हाजी का पठान थी इसकी सहायता करी और उदय सिंह को जो है वो हरमाड़ा के युद्ध के अंदर हरवाया। अब हम मालवार अब हम मालदेव के दरबारी विद्वानों को समझते हैं। तो मालदेव के एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था आशानंद जी। आशानंद जी की प्रमुख पुस्तकें आपको पता होना चाहिए। एक तो था उमादे भटियाणीरा कवित। क्या था? उमादे भटियाणीरा कवित। इसके अंदर बेसिकली हमें रूठी रानी से संबंधित जानकारी मिलती है, रूठी रानी उमादे से संबंधित। दूसरी प्रमुख पुस्तक का नाम है बागा भारमलीरा दूहा। क्या नाम है? बागा भारमलीरा दूहा। तीसरी इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है गोगाजीरी मेड़ी। क्या नाम है? गोगाजीरी मेड़ी। तो आशानंद जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से हो गई? एक तो थी उमादे भटियाणीरा कवित, दूसरा था बागा भारमलीरा दूहा, और तीसरी थी गोगाजीरी पेड़ी। तीसरी कौन सी थी? गोगाजीरी पेड़ी। मालदेव के जो दूसरे दरबारी विद्वान थे उनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम है? ईसरदास जी। ईसरदास जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो एक तो है हाला झालारी कुंडलियां। कौन सी है? हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां जो है इसे हम सूर सतसई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर सतसई। दूसरी है देवियाण और तीसरी है हरिरस। तीसरी कौन सी है? हरिरस। ईसरदास जी जो है इन्हें हम पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। तो ईसरदास जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? हाला झालारी कुंडलियां, देवियाण और तीसरी है हरिरस। हाला झालारी कुंडलियां, देवियाण और कौन सी है? हरिरस। इसके अलावा मालदेव ने जो है जोधपुर के अंदर कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। मालदेव ने कुछ किलों का निर्माण करवाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेड़ता की किला, रिया का किला,
सोजत का किला, पोखरण का किला, इन किलों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इसके अलावा जोधपुर के अंदर परकोटे का निर्माण करवाया। जोधपुर में किसका निर्माण करवाया? परकोटे का निर्माण करवाया। मालदेव की जो रानी थी जिनका नाम था स्वरूप दे, मालदेव की रानी स्वरूप दे ने मंडोर के अंदर स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। ये जो स्वरूप सागर तालाब है इसे हम बहुजीरो तालाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुजीरो तालाब। तो मालदेव ने किलों का निर्माण करवाया, जोधपुर के परकोटे का निर्माण करवाया और मालदेव की रानी स्वरूप दे ने मंडोर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे बहुजीरो तालाब के नाम से भी जाना जाता है। एक फारसी इतिहासकार है जिनका नाम है निजामुद्दीन। क्या नाम है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की पुस्तक है जिसका नाम है तबकाते अकबरी। क्या नाम है? तबकाते अकबरी। एवं दूसरे इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता की पुस्तक का नाम है तारीख फरिश्ता। क्या नाम है? तारीख फरिश्ता। इन दोनों पुस्तकों के अंदर मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। कौन कौन सी है ये दो पुस्तकें? एक पुस्तक तो है तबकाते अकबरी जो कि निजामुद्दीन की है, दूसरी है तारीख फरिश्ता जो कि फरिश्ता है। इन दोनों पुस्तकों के अंदर क्या बताया गया है? मालदेव को सबसे शक्तिशाली शासक। मालदेव की उपाधियां, तो मालदेव की एक उपाधि तो है हिंदू बादशाह है। क्या उपाधि है? हिंदू बादशाह है। और मालदेव की दूसरी उपाधि है हशमत वाला राजा। कौन सी उपाधि है दूसरी? हशमत वाला राजा। देखो मालदेव की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी, लेकिन मालदेव की जो हत्या करने से पहले मालदेव ने अपने छोटे पुत्र जिसका नाम था चंद्रसेन, क्या नाम था? चंद्रसेन। तो मालदेव ने चंद्रसेन को जो है वो मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसको? चंद्रसेन को। चंद्रसेन एक छोटा बेटा था। मालदेव का जो बड़ा बेटा था इसका नाम था राम सिंह और जो दूसरा बेटा था उसका नाम था उदय सिंह। तो ना तो इन्होंने बड़े बेटे राम सिंह को राजा बनाया, ना इन्होंने उदय सिंह को राजा बनाया। तो राम सिंह और उदय सिंह इस बात से नाराज हो गए और नाराज होकर के अकबर के पास चले गए कि भाई हमारी मदद करो, हम बड़े बेटे थे, हमें शासक नहीं बनाया, हमें छोड़ के किसको शासक बना दिया? चंद्रसेन को। अकबर को एक मौका मिल गया जोधपुर के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अब मालदेव के बाद में हम अगले प्रतापी शासक को पढ़ते हैं जिनका नाम है राव चंद्रसेन। क्या नाम है? राव चंद्रसेन। चंद्रसेन का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक है। राव चंद्रसेन मेवाड़ के तत्कालीन शासक उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप के क्या थे? समकालीन थे। अभी हमने पढ़ा कि राव चंद्रसेन के पिता मालदेव ने अपने बड़े बेटे राम सिंह और उदय सिंह को शासक नहीं बनाया, जबकि किसको शासक बना दिया? चंद्रसेन को। इस बात से राम सिंह और उदय सिंह क्या हो गए? नाराज हो गए और नाराज होकर के कहां चले गए? अकबर के पास। कहां चले गए? अकबर के पास सहायता लेने के लिए। तो अकबर ने क्या किया? राम सिंह और ये उदय सिंह की सहायता करने के लिए क्या कर दिया? जोधपुर के ऊपर अटैक कर दिया। इस समय अकबर का जो सेनापति था उसका नाम था हुसैन कुली बैग। क्या नाम था? हुसैन कुली बैग। जब अकबर ने जोधपुर के ऊपर अटैक किया तो राव चंद्रसेन जो है यह भादराजून चले गए। भादराजून जालोर के अंदर स्थित एक जगह है, वहां पर शरण लेने के लिए। वहां पर जाकर इन्होंने शरण ली। तो जोधपुर के ऊपर किसका कब्जा हो गया? अकबर का कब्जा हो गया। लेकिन अभी भी राव चंद्रसेन क्या कर रहे हैं? इनकी सेना को धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं? कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 1570 के अंदर अकबर जो होता है वो नागौर दरबार लगाता है। नागौर दरबार का बेसिकली उद्देश्य ये था कि राजस्थान के जो राजा हैं उनको कूटनीति के माध्यम से अपनी अधीनता स्वीकार करना। लेकिन अकबर ने जो है ये तो नागौर दरबार का था प्रछन्न, या फिर मैं कह सकूं कि जो छुपा हुआ उद्देश्य था, जबकि वास्तविक उद्देश्य उसका क्या रखा हुआ था कि हम तो जो है साहब यहाँ पे अकाल राहत कार्यों के लिए ये नागौर दरबार लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराना। तो राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में तो जाता है लेकिन अकबर से वो मिलता नहीं है। अकबर से बिना मिले ही जो है वो राव चंद्रसेन वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो दरबार में देखता है कि अकबर का झुकाव उसके भाई उदय सिंह की तरफ है, इसलिए वो बिना मिले अकबर से क्या होता है? वापस चले जाते हैं। तो जब अकबर को ये चीज पता लगती है कि भाई राव चंद्रसेन आया था लेकिन मुझसे मिले बिना ही जो है वो वापस चला गया, तो उसके बाद में अकबर जो है वो भादराजून पर अटैक कर देता है। अकबर कहाँ अटैक कर देता है? भादराजून पर, क्योंकि चंद्रसेन क्या कहाँ रुके हुए थे? भादराजून के अंदर।
जब अकबर भाद्राजून के ऊपर अटैक करता है तो चंद्रसेन सिवाना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं। सिवाना के किले के अंदर जो है चंद्रसेन ने पत्ता राठौड़ को नियुक्त किया था। कालांतर में मुगल सेनापति सिवाना के ऊपर भी अटैक कर देता है और मुगल सेनापति का नाम था शाहबाज खां। सिवाना के ऊपर अटैक कर देता है, सिवाना के ऊपर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। तो राव चंद्रसेन फिर सिवाना से भी निकलते हैं और सिवाना से जाकर के कानूजा और जो पीपलूंद की पहाड़ियां हैं वहां जाकर शरण लेते हैं। तो देखो, जोधपुर से निकले, जोधपुर से निकल के भाद्राजून में शरण ली, भाद्राजून से निकल करके सिवाना के अंदर शरण ली, सिवाना से निकल के कानूजा और जो पीपलूंद की पहाड़ियां हैं यहां पर जाके शरण ली। लेकिन भैया बात अभी भी पड़ी नहीं। इसी दौरान क्या होता है कि अकबर जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। खालसे का अर्थ होता है केंद्र की अधून भूमि। जोधपुर का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है कहाँ से होगा? अकबर के वहां से जो है वो आगरा से होगा। अभी भी अकबर जो है वो उदय सिंह और राज सिंह किसी को राजा नहीं बनाता। अकबर जब जोधपुर को खालसा घोषित करता है तो उसके कुछ समय बाद मेवाड़ का जो युवराज था राय सिंह, मेवाड़ का क्या, बीकानेर का जो युवराज था राय सिंह, उसको जोधपुर का क्या कर देता है? प्रशासक नियुक्त कर देता है 1572 से 1574 ईस्वी तक। तो याद रखना, जोधपुर जो है वो क्या हो गया? खालसा घोषित हो गया अकबर के समय प्रथम बार। आगे चल के दूसरी बार भी खालसा घोषित होगा, वो हम पढ़ेंगे औरंगजेब के समय। तो पहली बार क्या हुआ? खालसा घोषित हुआ और प्रशासक किसको बनाया गया? बीकानेर वाले राय सिंह को बनाया गया। इसके अलावा दो छोटे छोटे फैक्ट और है, वो आप याद रखना। उससे पहले एक चीज और समझो कि चंद्रसेन जो है वो आजीवन अकबर के खिलाफ संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी के अंदर फाइनली में जो सारण की पहाड़ियां हैं, ये सिचियाई पाली के पास स्थित है। यहाँ पर बेरीसाल नामक जो सामंत था, उसने जो है वो चंद्रसेन को जहर दे दिया और चंद्रसेन की धोखे से हत्या कर दी। चंद्रसेन की मृत्यु हो गई 1581 ईस्वी के अंदर। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन का ये जो भाई था उदय सिंह, जिसे हम मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जानते हैं, वह जोधपुर के अगले शासक बनेंगे। वह क्या होंगे? जोधपुर के अगले शासक बनेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रसेन की कुछ प्रमुख उपाधियों के बारे में। जो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का मार्गदर्शक अथवा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। चंद्रसेन के बाद में नेक्स्ट जो हम शासक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चंद्रसेन के ही भाई मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नागौर दरबार के बारे में। नागौर दरबार, नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी के अंदर अकबर ने करवाया था नागौर के अंदर। इसका जो घोषित उद्देश्य था वो तो ये था अकाल राहत कार्य, जबकि वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था। और इस नागौर दरबार में कई राजस्थान के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार भी कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीकानेर के शासक कल्याणमल ने, जैसलमेर के शासक हर्राज ने, चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने। नागौर दरबार का चूंकि घोषित उद्देश्य अकाल राहत कार्य था, इसी के लिए नागौर के अंदर जो है एक तालाब का भी निर्माण करवाया गया था जिसका नाम था शुक्र तालाब। क्या नाम था? शुक्र तालाब। तो 1581 के अंदर क्या हुआ? 1581 ईस्वी के अंदर सारण की पहाड़ियों के अंदर जहर देने की वजह से चंद्रसेन की हो गई मृत्यु। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में लगभग 1583 ईस्वी के अंदर जो शासक बना उसका नाम था उदय सिंह, जिसे हम मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जानते हैं। मोटा राजा उदय सिंह का जो शासन पीरियड था वह लगभग 1583 ईस्वी से 1595 ईस्वी तक था। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के पहले ऐसे शासक थे, मारवाड़ के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, लगभग 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में। मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानीबाई, जिसे हम जोधा भाई के नाम से भी जानते हैं। और अकबर का बेटा था जिनका नाम था जहांगीर। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई अथवा जोधाबाई की शादी करी जहांगीर से। बाद में इनके एक पुत्र भी होता है जिसका नाम होता है खुर्रम या शाहजहां। मानीबाई की जो उपाधि थी वो थी जगत गोसाई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जगत की मालकिन। मोटा राजा उदय सिंह का
जो भाई था राइमल, उसका एक बेटा था जिसका नाम था कल्ला राइमलोद, जो कि सिवाना के सामंत थे। सिवाना के सामंत थे। 1589 ईस्वी के अंदर अकबर जो होता है वो सिवाना के ऊपर अटैक कर देता है। और उस समय सिवाना के सामंत कौन थे? तो सिवाना के सामंत कल्ला राइमलोद थे, जो कि बेसिकली राइमल के बेटे थे, अर्थात उदय सिंह का जो भाई था राइमल, उनके बेटे थे कल्ला राइमलोद। इसी समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। सिवाना के दूसरे साके के अंदर केसरिया जो है वो कल्ला राइमलोद ने किया, जबकि जौहर जो है वह भानकवर ने किया। भानकवर जो है वह बूंदी के जो राव राजा थे, राव सुरजन, उनकी पुत्री थी। कल्ला राइमलोद के जो मरसिये हैं वह बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, उनके भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने लिखे थे। मरसिये बेसिकली किसी के मरने के बाद उसकी वीरता में लिखने वाले जो दोहे होते हैं उन वो मरसिये कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कल्ला राइमलोद के जो दोहे थे, मरसिये थे, वो उनके जीते जी लिख दिए गए थे। किसने लिखे थे? तो बीकानेर वाले पृथ्वीराज राठौड़ ने। उदय सिंह के बाद में नेक्स्ट जो शासक बनेंगे उनका नाम था गद सिंह जी। गद सिंह का जो शासनकाल है यह लगभग 1615 ईस्वी से 1638 ईस्वी के मध्य था। गद सिंह जो है वो जहांगीर के समकालीन थे, अकबर के बेटे जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने गद सिंह को दल थम्मन की उपाधि दी थी। दल थम्मन का शाब्दिक अर्थ होता है सेनाओं को रोकने वाला। क्या शाब्दिक अर्थ होता है? सेनाओं को रोकने वाला। गद सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था अनारा बेगम। गद सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था अमर सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। दूसरे का क्या नाम था? जसवंत सिंह। तो गद सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर बड़े बेटे अमर सिंह को तो शासक नहीं बनाया जोधपुर का, अमर सिंह को शासक बना दिया नागौर का। जबकि जो छोटा बेटा था जिसका नाम था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह को इन्होंने शासक बना दिया जोधपुर का। जसवंत सिंह को कहाँ का शासक बना दिया? जोधपुर का। किसके कहने पर? अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर। जसवंत सिंह के कुछ प्रमुख दरबारी विद्वान थे। एक का नाम था केशवदास गार्डन और दूसरे का नाम था हेमकवि। एक का तो क्या नाम था? केशवदास गार्डन, और दूसरे का क्या नाम था? हेमकवि। केशवदास गार्डन की प्रमुख पुस्तक है गजगुण रूपक, दूसरी है अमर सिंह जीरा दोहा, और तीसरी है विवेक वार्ता। तीसरी कौन सी है? विवेक वार्ता। विवेक वार्ता जो है यह उपनिषदों पर टीका है। किस पर टीका है? उपनिषदों पर टीका है। जबकि दूसरी जो कवि थे उनका नाम था हेम कवि, दूसरे दरबारी विद्वान। उनकी पुस्तक का नाम है गुण भाषा चरित्र। अमर सिंह राठौड़ और अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ जो है ये बेसिकली नागौर के राजा थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो गद सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? एक तो थे केशवदास गार्डन, दूसरे थे हेम कवि। केशवदास गार्डन की जो प्रमुख पुस्तक है गजगुण रूपक, अमर सिंह दोहा, विवेक वार्ता। विवेक वार्ता जो है यह उपनिषदों पर टीका थी। और दूसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था हेम कवि। हेम कवि की जो प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है गुण भाषा चरित्र। क्या नाम है? गुण भाषा चरित्र। अभी हमने पढ़ा कि गद सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था अमर सिंह राठौड़ और दूसरा का नाम था जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ बड़े बेटे थे, इनको नागौर का शासक बनाया गया। जबकि अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह जो कि छोटे बेटे थे उन्हें जोधपुर का शासक बनाया गया। तो पहले हम अमर सिंह राठौड़ के बारे में समझते हैं। अमर सिंह राठौड़ जो है ये नागौर के राजा बने थे। काशी छंगानी की एक पुस्तक है जिसका नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम है? छत्रपति रासो। छत्रपति रासो में हमें एक युद्ध की जानकारी मिलती है जिसका नाम है मतीरे की राड़। यह युद्ध जो है यह 1644 ईस्वी में नागौर के शासक अमर सिंह एवं बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह एक मतीरा था, जो कि नागौर के जाखणिया गांव एवं बीकानेर के जो सीलवा गांव था उसकी बाउंड्री पर स्थित था। तो इस मतीरे को लेकर अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य लड़ाई हुई और उसके अंदर जो है वो कर्ण सिंह विजयी रहा। अमर सिंह शाहजहां के दरबार में गया और शाहजहां के दरबार के अंदर उसका जो मीर बख्शी था जिसका नाम था सलावत खां। मीर बख्शी का अर्थ होता है उसका रक्षा मंत्री। यह सलावत खां शाहजहां का साला भी था। अमर सिंह इसकी हत्या कर देता है। अमर सिंह अपने पास में कटार रखता था, इसलिए अमर सिंह को कटार का धनी भी कहा जाता है। कालांतर में अमर सिंह की हत्या उसी के साले अर्जुन सिंह गौड़ ने कर दी। अमर सिंह की छतरी जो है यह नागौर के अंदर स्थित है। आगरा का किला जिसमें अमर सिंह जो है वो शाहजहां के मीर बख्शी सलावत खां की हत्या करने के बाद में जहां से वो निकल भागा था, उस किले को बुखारा दरवाजा कहा जाता है।
वो बुखारा दरवाजा इस घटना के बाद बंद कर दिया गया था। कालांतर में एक अंग्रेज अधिकारी आएंगे जिसका नाम है जॉर्ज स्टील। वो जो है 1809 के अंदर वापस इस बुखारा दरवाजे को खुलवाते हैं। गज सिंह का जो दूसरा बेटा था जिसका नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कम उम्र के अंदर ही शासक बन गया था। जसवंत सिंह जब शासक बना था तब उनकी उम्र मात्र 11 वर्ष थी। छोटे होने की वजह से आसोप के जो सामंत थे जिनका नाम था राज सिंह जी, राज सिंह कुंपावत साहब, राज सिंह कुंपावत जी को जो है इनका संरक्षक बनाया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के बेटों के बीच में जो है वो युद्ध होता है और जो मुगल का जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें जसवंत सिंह भी भाग लेता है। जो जसवंत सिंह है वह धर्मत के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी के मध्य दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर जो जसवंत सिंह है वह दारा शिकोह का सेनापति था कासिम खां के साथ में, यानी कि वो औरंगजेब के खिलाफ थे। लेकिन कासिम खां विश्वासघात कर देता है, इसलिए धर्मत के युद्ध के अंदर जो है वो दारा शिकोह की पराजय होती है और औरंगजेब क्या होता है, विजयी रहता है। धर्मत के युद्ध के बाद में खजवा का युद्ध लड़ाया गया। खजवा यूपी के अंदर एक जगह है। 1659 ईस्वी के अंदर खजवा का युद्ध औरंगजेब और शुजा के मध्य था। स्टार्टिंग के अंदर जसवंत सिंह जो है वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए गया था, लेकिन औरंगजेब के साथ यह विश्वासघात कर देता है और जसवंत सिंह औरंगजेब के डेरे लूटकर वापस कहाँ आ जाता है, जोधपुर आ जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से बेसिकली यह शुजा की सहायता करता है। फिर क्या हुआ कि जब ये औरंगजेब के खिलाफ ऐसे घटनाएं करता है तो औरंगजेब के साथ जो है जसवंत सिंह के संबंध बिगड़ जाते हैं। कालांतर में फिर आमेर के जो शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह, वह मध्यस्थता करते हैं और जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य जो है वो मनमुटाव कम करते हैं। कालांतर में औरंगजेब जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त करता है। तत्पश्चात 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठाओं के खिलाफ दक्षिण भारत की तरफ अभियान खिलाफ करने के लिए भेजते हैं और उस समय दक्षिण भारत के अंदर बेसिकली मुगलों का जो सेनापति था वो था शाइस्ता खां। क्या नाम था? शाइस्ता खां। तो जसवंत सिंह को शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भारत के अंदर भेजा गया मराठाओं के खिलाफ। 1673 ईस्वी के अंदर जसवंत सिंह को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और तब से लेके 1678 ईस्वी तक ये काबुल के गवर्नर ही रहे। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को अफगानिस्तान में जो जमरूद का थाना नामक जगह है वहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का अर्थ होता है जो धर्म विरोध हो, जो धर्म विरोधी हो। तो किसकी मृत्यु के ऊपर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया? जसवंत सिंह की मृत्यु पे। महाराष्ट्र के अंदर जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा नामक नगर बसाया। जोधपुर के अंदर कागा उद्यान का निर्माण करवाया। इस कागा उद्यान के अंदर जो है अनार के बीज लगाए गए। यह अनार के बीज जो है वो जसवंत सिंह काबुल से लेकर आए थे। जसवंत सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था अतिरंगदे। अतिरंगदे ने जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया। ये जो जाना सागर तालाब है इसे हम शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। जसवंत सिंह की एक रानी और थी जिसका नाम था जसवंत दे। जसवंत दे ने राय का बाग नामक स्थान जो है वहां पर महलों का निर्माण करवाया। राय का बाग वर्तमान के अंदर एक रेलवे स्टेशन भी है। इसके अलावा जसवंत सिंह ने जो है वो कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। यह जो कल्याण सागर तालाब का निर्माण है इसे वर्तमान के अंदर यह जोधपुर के रातानाडा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर के रातानाडा के अंदर स्थित है। अब हम देखते हैं जसवंत सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन थे। तो जसवंत सिंह के एक प्रमुख दरबारी विद्वान थे जिसका नाम था मुहनोत नैन सिंह। क्या नाम था? मुहनोत नैन सिंह। मुहनोत नैन सिंह के पिता का नाम जयमल था एवं इनकी माता का नाम स्वरूप देवी था। मुहनोत नैन सिंह को कर्ज के कारण जो है जसवंत सिंह ने गिरफ्तार कर लिया था और कालांतर में मुहनोत नैन सिंह ने अपने भाई सुंदरदास के साथ जो है वो आत्महत्या कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहनोत नैन सिंह को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, राजपुताने का अबल फजल कहा है। मुहनोत नैन सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे पहली है नैनसीरी ख्यात। कौन सी है? नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात है। इसमें मारवाड़ के साथ साथ राजस्थान की जो अन्य तत्कालीन रियासतें थी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुहनोत नैन सिंह की दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत।
क्या नाम है दूसरी रचना का? मारवाड़ा परगनारी विगत। इस पुस्तक से हमें तत्कालीन जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। मारवाड़ा परगनारी विगत को मारवाड़ का प्रशासनिक ग्रंथ भी कहा जाता है एवं इसे मारवाड़ का गजट अथवा राजपत्र भी कहा जाता है। इस पुस्तक से हमें तत्कालीन जो कर व्यवस्था थी उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। तो जसवंत सिंह के एक तो प्रमुख दरबारी विद्वान थे मोहनोत नैन सिंह, दूसरे इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था नरहरि दास। क्या नाम था? नरहरि दास। नरहरि दास की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है अवतार चरित्र। दूसरे दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था नवीन कवि, उनकी पुस्तक का नाम है नेह निदान। क्या नाम है? नेह निदान। तीसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था सूरत मिश्र। और जो पांचवे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था बनारसी दास। क्या नाम था? बनारसी दास। तो प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? प्रमुख जो दरबारी विद्वान थे उनमें से एक का नाम है मोहनोत नैन्सी, जिनकी पुस्तक का नाम है नैनसिरी ख्यात एवं मारवाड़ा परगनारी विगत। नैनसिरी ख्यात एवं मारवाड़ा परगनारी विगत। अगला जो दरबारी विद्वान है उनका नाम है नरहरि दास, पुस्तक का नाम है अवतार चरित्र। नवीन कवि, पुस्तक का नाम है नेह निदान। सूरत मिश्र एवं बनारसी दास। इसके अलावा जसवंत सिंह जी खुद भी अच्छे लेखक थे, उन्होंने खुद भी कई पुस्तकों की रचना करी। जसवंत सिंह की खुद की प्रमुख पुस्तकों का नाम है आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत सार। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय एवं अपरोक्ष सिद्धांत सार। आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय एवं अपरोक्ष सिद्धांत सार। अभी तक के शासन पीरियड के अंदर हमने मारवाड़ के इतिहास के अंतर्गत राव सिंहा से लगा करके जसवंत सिंह का जो शासन पीरियड था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम जसवंत सिंह के आगे का जो शासन पीरियड है वह कवर करेंगे। तो हमने पिछली क्लास के अंदर समझा था कि 28 नवंबर 1678 ईस्वी को अफगानिस्तान में जमरूद के थाना नामक स्थान पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के तीन बेटे थे, एक का नाम था पृथ्वी सिंह, दूसरे का नाम था अजीत सिंह एवं तीसरे का नाम था दल थम्मन। पृथ्वी सिंह जसवंत सिंह का बड़ा बेटा था, इसने जो है वो शेर के खिलाफ लड़ाई की थी। कालांतर में औरंगजेब ने पृथ्वी सिंह को जहरीले कपड़े देकर मरवा दिया था। अजीत सिंह और दल थम्मन जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उम्र के अंदर छोटे थे, तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने अजीत सिंह और दल थम्मन दोनों को कैद करके दिल्ली के अंदर जो रूप सिंह राठौड़ की हवेली थी वहां पर नजरबंद कर रखा था। कालांतर में दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची एवं गोरा ये तीनों क्या करेंगे कि प्लान बनाएंगे, प्लान बना करके अजीत सिंह और दल थम्मन को दिल्ली से वहां से निकालेंगे और कहां लेकर आएंगे? मारवाड़ लेके आएंगे। तो जब ये अजीत सिंह और दल थम्मन को दिल्ली से मारवाड़ ला रहे थे उसी समय दल थम्मन की हो जाती है मृत्यु। तो ओवरऑल जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में उनका जो बेटा था अजीत सिंह वही जीवित रहता है। पृथ्वी सिंह की पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। दल थम्मन की जब वो दिल्ली से मारवाड़ लेके आ रहे थे उस दौरान मृत्यु हो जाती है। तो लास्ट में बचा कौन? बचा अजीत सिंह। कौन बचा? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह को औरंगजेब जो है वो शासक घोषित नहीं करता है। औरंगजेब जो है वो अजीत सिंह को शासक मानने से मना कर देता है। तो यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ इन सबको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अजीत सिंह वगैरह को वापस से जो है वो मारवाड़ का शासक बनने के लिए। तो अब हम अजीत सिंह के बारे में समझते हैं। अजीत सिंह जो है वो 1679 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक रहेंगे, लेकिन वास्तव में ये शासक बन पाएंगे लगभग 1708 ईस्वी के अंदर देबारी समझौते के बाद में। तो 1679 से लेके 1708 तक लगभग इनको जो है 30 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा मारवाड़ की गद्दी पर बैठने के लिए। और इस संघर्ष के दौरान इनकी सहायता करेंगे मेवाड़ वाले, जिसे हम मेवाड़ और मारवाड़ का संबंध अथवा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अजीत सिंह शासक कैसे बनेंगे और क्या क्या घटनाएं हुई। तो अभी हमने पढ़ा कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और गोरा की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली से निकलवा के कहाँ रखा गया? तो सिरोही के पास एक जगह है जिसका नाम है कालिंद्री। वहां पर जयदेव पुरोहित के घर पर मुकुंदास खींची की देखरेख के अंदर अजीत सिंह का जो है वो पालन पोषण किया गया। गोरा जो है वो एक महिला थी। जिस प्रकार मेवाड़ के अंदर पन्ना धाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी उसी प्रकार गोरा ने
किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह की। इसीलिए गोरा को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नाधाय। गोरा को मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नाधाय भी कहा जाता है। गोरा का नाम जो है वो मारवाड़ का जो राष्ट्रगान है जिसका नाम है धूसों, उसके अंदर भी हमें मिलता है। और गोरा की जो छतरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। जब औरंगजेब को पता चला कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिची और ये गोरा वगैरह अजीत सिंह को बचा करके दिल्ली से कहां लेके चले गए? मारवाड़। तो ये सुल्तान की प्रतिष्ठा का सवाल था। तो सुल्तान ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और अजीत सिंह ने और औरंगजेब ने क्या किया कि नकली अजीत सिंह को वहां पे रख दिया दिल्ली के अंदर कि भाई अजीत सिंह तो हमारे पास ही है, वो तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। तो औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह को रखा कहां पर? दिल्ली में। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? मोहम्मदी राज। क्या कर दिया? मोहम्मदी राज। और औरंगजेब की जो बेटी थी जिसका नाम था जेबुन्निसा, उसको सौंप दिया कि भाई अब जो है इसका पालन पोषण तुम्हें करो। इधर अजीत सिंह छोटा था तो दुर्गादास राठौड़ आसपास के जो राजवंश थे उनके साथ संबंध स्थापित करके अजीत सिंह को जो है वो सिंहासन या फिर राजगद्दी दिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम के अंदर मेवाड़ का जो राज सिंह था, हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा भी था कि राज सिंह ने कैसे औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी उसका खुलकर विरोध किया था। तो राज सिंह ने यहाँ पर जो है वो अजीत सिंह को समर्थन दे दिया था। इसी क्रम में क्या होता है कि अजीत सिंह को तो औरंगजेब अपना शासक घोषित करता नहीं है वहां का, मारवाड़ का। औरंगजेब क्या करता है कि नागौर का जो शासक था इंद्र सिंह राठौड़, जो कि अमर सिंह राठौड़ का पोता था, उससे 36 लाख रुपए लेकर के इसको जोधपुर का राजा बना देता है। लेकिन जोधपुर की जो जनता है वो इंद्र सिंह राठौड़ का बहुत ज्यादा विरोध कर देती है। उसके बाद में औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि सबसे फर्स्ट टाइम खालसा जो है वो घोषित किया था अकबर ने। किसने घोषित किया था? अकबर ने। किसके समय? चंद्रसेन के समय। ठीक है। दूसरी बार जोधपुर को खालसा कौन घोषित कर रहा है? तो दूसरी बार जोधपुर को खालसा घोषित कर रहा है औरंगजेब। कौन घोषित कर रहा है? औरंगजेब। किसके समय घोषित कर रहा है? अजीत सिंह के समय। किसके समय घोषित कर रहा है? अजीत सिंह के समय। अब हम आगे समझते हैं कि क्या होता है। फाइनली फिर 1680 ईस्वी के अंदर देवारी समझौता होता है उदयपुर के अंदर। और देवारी समझौता के बाद में जो है वो किसको? अजीत सिंह को शासक घोषित किया जाएगा। लेकिन देवारी समझौते से पहले भी कुछ चीजें हुई। दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? औरंगजेब का जो बेटा था जिसका नाम था अकबर, उसको औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसा दिया। और होता भी ऐसा ही है। जनवरी 1681 के आसपास नाडोल पाली के अंदर अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा था, वो है स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन औरंगजेब यहाँ पर चालाकी करता है और औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को जो है वो नाडोल पाली वाला इलाका यहाँ से छोड़कर दक्षिण भारत की तरफ जाना पड़ता है। और दक्षिण भारत में फिर वह संभाजी के पास जाके क्या करता है? शरण लेता है। अकबर जब दक्षिण भारत में जाके संभाजी के पास शरण लेता है तो इसके जो पुत्र पुत्री थे, जिस पुत्र का नाम था बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम था सफियुतनिसा, वो यहीं दुर्गादास राठौड़ के पास, या जो दुर्गादास राठौड़ थे उनके पास यहीं रुक जाते हैं। कालांतर में दुर्गादास राठौड़ उनको क्या करते हैं कि बाड़मेर के अंदर जो जूना नाम का गांव था वहां पर जगन्नाथ रामचंदोत के घर पर जो है अकबर के बेटे बुलंद अख्तर और सफियुतनिसा को रखते हैं और इनकी जो है वो धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं। बाद में लगभग 1695-96 ईस्वी के आसपास ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास राठौड़, सफियतुन्निसा और जो बुलंद अख्तर था इनको औरंगजेब को देने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो इनको फाइनली औरंगजेब को दे देते हैं। औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उसने दुर्गादास राठौड़ को मेड़ता का परगना एवं 1 लाख रुपए दिया एज ए यात्रा व्यय। ठीक है, कि आप आओ दिल्ली, आप मेरे पोते बुलंद अख्तर और मेरी पोती सफियतुन्निसा को लेके आओ और इसके लिए जो भी यात्रा व्यय होगा उसके रूप में मैं आपको मेड़ता का परगना और 1 लाख रुपए देता हूँ। 1698 के अंदर दुर्गादास राठौड़ खुद बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को लेकर के कहां समक्ष होता है? औरंगजेब के समक्ष उपस्थित होता है। औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश होता है और दुर्गादास राठौड़ को 3000 जात और 2000 सवार का क्या देता है? मनसब। 3000 जात और 2000 सवार का क्या देता है? मनसब। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को जेतारण, मेड़ता, सिवाना यहाँ के क्या दे देता है? परगने। जबकि जो अजीत सिंह था, अजीत सिंह को 1500 का जात और 500 का सवार का मनसब दिया जाता है।
इसके अलावा जालोर और सांचौर के क्या दिए जाते हैं, परगने दिए जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक बने हुए हैं, उनको आप दे रहे हो 1500 का जात और 500 का सवार का मनसब, जबकि दुर्गादास राठौड़ उनको आप दे रहे हो 2000 का सवार और 3000 जात का मनसब। मतलब एक राजा से ज्यादा आपने किसको दे दिया, दुर्गादास राठौड़ को दे दिया। तो कालांतर में क्या होंगे कि धीरे धीरे अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के संबंध जो है थोड़े से खराब हो जाएंगे, और अजीत सिंह जो है वो दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देगा, दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देगा। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि दुर्गादास राठौड़ को कैसे मेवाड़ वाले जो अमर सिंह सेकंड है वो 2-4 परगने देंगे, और उसके बाद में फिर दुर्गादास राठौड़ मध्य प्रदेश के उज्जैन वाले हिस्से के अंदर चले जाएंगे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और उज्जैन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अजीत सिंह जो होता है वो जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन औरंगजेब उनको जो है शासक मानने से मना कर देता है। 1707-1708 ईस्वी के आसपास जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद देवारी समझौता होगा। देवारी समझौता बेसिकली अमर सिंह सेकंड मेवाड़ वाले, अजीत सिंह मारवाड़ अथवा जोधपुर के शासक एवं सवाई जयसिंह आमेर के मध्य हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके बेटे आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध होता है, और मुअज्जम उसके अंदर विजयी रहता है। मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है रूल स्टार्ट करता है। आजम और मुअज्जम की लड़ाई के अंदर आमेर वाले जो सवाई जयसिंह है वो आजम का साथ दे देते हैं, इसीलिए मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम है वह शासक बनने के बाद में सवाई जयसिंह को हटा देता है और इनके भाई को आमेर का राजा घोषित कर देता है। तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह को भी अपना राज्य चाहिए था। अजीत सिंह तो पिछले 30 सालों से संघर्ष कर ही रहे थे मारवाड़ के शासक बनने के लिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में फाइनली अमर सिंह सेकंड मेवाड़ वाले, अजीत सिंह मारवाड़ वाले एवं सवाई जयसिंह आमेर वाले एक समझौता करते हैं, जिसे हम देबारी समझौता के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में अजीत सिंह जो है मारवाड़ के शासक बनते हैं एवं सवाई जयसिंह आमेर के शासक बनते हैं। इस देबारी समझौते की एक प्रमुख शर्त और थी कि मेवाड़ वाले जो अमर सिंह सेकंड की बेटी थी जिनका नाम था चंद्र कंवर, उनकी शादी आमेर वाले सवाई जयसिंह के साथ की जाएगी। किसके साथ की जाएगी? आमेर वाले सवाई जयसिंह के साथ। और इनका जो बेटा होगा वही आमेर का क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा। तो देबारी समझौता के बाद में अजीत सिंह पुनः शासक बन जाते हैं। अभी हमने समझा था कि अजीत सिंह जो है वो दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देता है। इसके अलावा अजीत सिंह की बेटी थी जिनका नाम था इंद्र कंवर। क्या नाम था? इंद्र कंवर। इंद्र कंवर जो है वो अंतिम हिंदू राजकुमारी बनी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से की गई थी। तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवर की शादी जो है वह मुगल बादशाह फर्रुख सियार से की। किससे की? मुगल बादशाह फर्रुख सियार से की। इंद्र कंवर अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई थी। अजीत सिंह की हत्या उसी के बेटे भगत सिंह ने कर दी थी 23 जून 1724 ईस्वी के अंदर। और जब अजीत सिंह का अंतिम संस्कार किया गया तो इसमें कई जो पशु पक्षी है वह जलकर मर गए थे। एग्जाम में कई बार ये सवाल आता है कि कौन से शासक की मृत्यु के बाद में जब उनको जलाया गया था तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जलकर मर गए थे, तो वो कौन थे? अजीत सिंह थे। अब अजीत सिंह ने जो है वो कुछ पुस्तकों की रचना की थी, वो आपको पता होना चाहिए। अजीत सिंह की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें सबसे पहली है दुर्गा पाठ भाषा। कौन सी है? दुर्गा पाठ भाषा। दूसरी है गुण सागर। दूसरी कौन सी है? गुण सागर। तीसरी है निर्वाण रा दूहा। तीसरी कौन सी है? निर्वाण रा दूहा। और चौथी है अजीत सिंगरी कविता। चौथी कौन सी है? अजीत सिंगरी कविता। तो अजीत सिंह की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी होगी? अजीत सिंह की प्रमुख पुस्तकें थी दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर, निर्वाण रा दूहा, अजीत सिंगरी कविता। कौन कौन सी है प्रमुख पुस्तकें? दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर, निर्वाण रा दूहा एवं अजीत सिंगरी कविता। अब हम थोड़ा सा दुर्गादास राठौड़ के बारे में भी समझ लेते हैं। हमने देखा कि कैसे दुर्गादास राठौड़ ने स्वामी भक्ति दिखाई। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में लगभग 30 वर्षों तक जो है वो संघर्ष किया अजीत सिंह को मारवाड़ अथवा जोधपुर का अगला शासक बनाने के लिए। हमने ये भी देखा कि अजीत सिंह ने कैसे मेवाड़ वाले राज सिंह एवं आसपास के क्षेत्रों से जो है वो मदद लेने का प्रयास किया। तो दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आसकरण था, इनकी माता का नाम नेत कंवर था और इनका जन्म लगभग 13 अगस्त 1638 ईस्वी के अंदर जोधपुर के सालवा नामक स्थान पर हुआ था। दुर्गादास राठौड़ के पिता आसकरण ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी, वहां पर यह अपनी माता के साथ रहते थे।
दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए लगभग 30 वर्षों तक संघर्ष किया। 1678 ईस्वी जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और 1708 ईस्वी जब देवारी समझौता हुआ, तो देवारी समझौता के बाद ही जो है वो अजीत सिंह जो है ऑफिशियली शासक बन पाते हैं। तो लगभग 30 सालों तक जो है वो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, संघर्ष किया। ये जो 30 सालों का संघर्ष है, इसे हम मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष भी कहते हैं, जो कि किसके लिए था, अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए। कालांतर में अजीत सिंह जो है वह दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देते हैं। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला देने के बाद में मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह द्वितीय, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा एवं विजयपुरा की जागीर दी। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी को उज्जैन में हो जाती है। और उज्जैन में अगर आप जाओगे तो उज्जैन में जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के तट पर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ को उनके महान कार्यों के लिए कुछ उपाधियां दी गई है। एक उनकी उपाधि है राठौड़ों का यूलिसेस। क्या उपाधि है, राठौड़ों का यूलिसेस। यह उपाधि दुर्गादास राठौड़ को जेम्स टॉड ने दी थी। दूसरी उनकी उपाधि है राजपुताने का गेरीबाल्डी। कौन सी उपाधि है, राजपुताने का गेरीबाल्डी। तीसरी उनकी उपाधि है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। तीसरी उपाधि उनकी कौन सी है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। तो ये उपाधि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दुर्गादास राठौड़ की कौन कौन सी उपाधि है, राठौड़ों का यूलिसेस, राजपुताने का गेरीबाल्डी, इसके अलावा मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। कौन कौन सी उपाधि है, राठौड़ों का यूलिसेस, राजपुताने का गेरीबाल्डी एवं मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। अपने यहाँ पर एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक पुस्तक लिखी जिसको हम कहते हैं जोधपुर राज्य का इतिहास। कौन सी पुस्तक लिखी, जोधपुर राज्य का इतिहास। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की ये जो पुस्तक है जोधपुर राज्य का इतिहास, इसका जो द्वितीय संस्करण है वह द्वितीय संस्करण दुर्गादास राठौड़ को समर्पित है। किसको समर्पित है, दुर्गादास राठौड़ को। तो आपसे कोई पूछ ले कि जोधपुर राज्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो जोधपुर राज्य का इतिहास पुस्तक लिखी गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने। इसके 2 संस्करण हैं। इसका जो सेकंड संस्करण है वह किसको समर्पित है, दुर्गादास राठौड़ को समर्पित है। हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे, उनका नाम है अभय सिंह। अभय सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी के मध्य था। अभय सिंह के समय एक इंपॉर्टेंट घटना हुई जिसका नाम था खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना जो है यह भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 ईस्वी की घटना है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर जो है वह ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 57 वर्ष आगे चलता है, जबकि जो अपने नॉर्मल टाइम पीरियड जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो लगभग 1730 ईस्वी की घटना है अभय सिंह के समय की। इस दौरान क्या हुआ, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लगभग 363 लोग वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने अपने क्या दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। अमृता देवी बिश्नोई की याद में वर्तमान में खेजड़ली के अंदर वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है एवं राजस्थान के अंदर अमृता देवी बिश्नोई जो है वो पुरस्कार भी दिया जाता है वृक्षों के संरक्षण के लिए। अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे। उन दरबारी विद्वान का एक का नाम है कर्णीदान। क्या नाम है, कर्णीदान। और दूसरे का नाम है वीरभान। कर्णीदान की जो पुस्तक है उसका नाम है सूरज प्रकाश और वीरभान की जो पुस्तक है उसका नाम है राजरूपक। कर्णीदान की पुस्तक का क्या नाम है, सूरज प्रकाश, जबकि वीरभान की पुस्तक का क्या नाम है, राजरूपक। कर्णीदान की पुस्तक सूरज प्रकाश को बीड़द श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दोनों पुस्तक है कर्णीदान की, सूरज प्रकाश और राजरूपक, इससे हमें अहमदाबाद युद्ध की जानकारी मिलती है। अहमदाबाद युद्ध में अभय सिंह ने गुजरात के जो गवर्नर थे सर बुलंद खां, उनको हराया था। अहमदाबाद के ये अभय सिंह के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है मान सिंह। उनका क्या नाम है, मान सिंह। मान सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1803 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य था। मान सिंह के भाई का नाम था भीम सिंह। मान सिंह से पहले उनके भाई भीम सिंह जो है वो मारवाड़ के शासक थे। मान सिंह का अपने भाई भीम सिंह के साथ विवाद था। विवाद होने के कारण वो जालोर के किलों में उन्होंने क्या ले रखी थी, शरण ले रखी थी। जब मान सिंह जालोर के अंदर थे उस समय जो देवनाथ थे, बेसिकली नाथ संप्रदाय के एक संत थे जिनका नाम था देवनाथ, उन्होंने मान सिंह के राजा बनने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। और कालांतर में ऐसा ही होता है कि मान सिंह जो है वो शासक भी बन जाते हैं। मान सिंह के शासक बनने के बाद में जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा।
मान सिंह ने शासक बनने के बाद में जोधपुर में नाथ संप्रदाय का मंदिर बनाया, जो कि जोधपुर में महामंदिर के नाम से जाना जाता है। मान सिंह ने नाथों के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नाथ चरित्र। इसी कारण मान सिंह को जो है वह मारवाड़ का सन्यासी राजा की संज्ञा दी गई है। मारवाड़ के सन्यासी राजा की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा मान सिंह ने जोधपुर के अंदर मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की रचना की। किसकी करी? मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की रचना करी। 16 जनवरी 1818 ईस्वी को मान सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इस संधि के दौरान अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे वह चार्ल्स मेटकॉफ थे, जबकि जो जोधपुर के प्रतिनिधि थे वह युवराज छत्र सिंह एवं बिशनराम व्यास थे। हालांकि कालांतर में आगे चल के मान सिंह अंग्रेजों का थोड़ा बहुत विरोध भी करते हैं। विरोध के रूप में 1827 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने नागपुर के जो शासक थे जिनका नाम था आपा साहिब भोसले, इन आपा साहिब भोसले को शरण दी थी। इसके अलावा मान सिंह ने क्या किया, जितने भी अंग्रेजी राज्यों से जो भागकर आने वाले ठग थे उन ठगों को भी वापस लौटाने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त लगभग 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अजमेर के अंदर अजमेर दरबार का आयोजन किया था। मान सिंह ने उस अजमेर दरबार का भी क्या किया? बहिष्कार किया। कालांतर में आगे चल के जब देवनाथ की मृत्यु हो जाएगी तो देवनाथ के जो पुत्र थे लाडूनाथ जी एवं भीमनाथ जी, इनके बीच में विवाद हो जाता है नाथ संप्रदाय की गद्दी को लेकर। तो भाई एक मंदिर तो पहले ही था महामंदिर, वहां पर तो लाडूनाथ जी को इन्होंने बिठा दिया और भीमनाथ जी के लिए जोधपुर के अंदर ही एक अलग मंदिर बनवा दिया जिसको हम उदय मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उदय मंदिर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली दो मंदिर मान सिंह ने नाथ संप्रदाय के लिए जोधपुर में बनाए। पहला बनाया था महामंदिर जो स्टार्टिंग में बनाया था देवनाथ के लिए। देवनाथ की मृत्यु के बाद में जब उसके दोनों बेटों के अंदर जो है वो मतभेद हो गया, विवाद हो गया, उसको सुलझाने के लिए एक नाथ संप्रदाय का मंदिर और बना दिया जोधपुर के अंदर जिसका नाम था उदय मंदिर। क्या नाम था? उदय मंदिर। लक्ष्मीनाथ के नेतृत्व में नाथों ने फिर जोधपुर के अंदर उपद्रव प्रारंभ कर दिए थे और उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी 1839 ईस्वी में जिसका नाम था सदरलैंड, उन्होंने आके जब नाथ विद्रोह को दबाया तब जाके नाथों का जो आतंक है वो जोधपुर के अंदर थोड़ा कम हुआ। फिर मान सिंह के कुछ दरबारी विद्वान भी थे। मान सिंह के एक दरबारी विद्वान थे जिसका नाम था कवि राजा बाकीदास जी। क्या नाम था? कवि राजा बाकीदास जी। कवि राजा बाकीदास जी की प्रमुख पुस्तक का नाम है बाकीदासरी ख्यात। क्या नाम है? बाकीदासरी ख्यात। ये जो खात है इस पुस्तक में हमें जोधपुर और जयपुर इन दोनों की स्थापना तिथि का उल्लेख मिलता है। कवि राजा बाकीदास जी की दूसरी कृति का नाम है मान जसो मुंडन, तीसरी का नाम है दातार बावनी और चौथा का नाम है कुकवि बत्तीसी। इसके अलावा बाकीदास जी ने एक गीत भी लिखा था जिसका नाम था आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। क्या नाम था? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। यह जो गीत है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, इसके ऊपर इस गीत के अंदर बेसिकली अंग्रेजों का जो साथ देने वाले राजा थे उनकी क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। उनकी क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। तो मान सिंह के दरबारी विद्वान आप याद रखना कौन थे? कवि राजा बाकीदास जी। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? बाकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन, दातार बावनी और कुकवि बत्तीसी। कौन कौन सी थी कवि राजा बाकीदास की प्रमुख कृतियां? बाकीदासरी ख्यात, मान जसो मंडन, दातार बावनी एवं कुकवि बत्तीसी। कुकवि बत्तीसी। इसके अलावा इनका एक प्रमुख गीत भी था जिसका क्या नाम था? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर।